Today we describe about remaining part of unit and dimension। हालांकि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का नाम है और यूनिट ऑलरेडी आपका हम समाप्त कर चुके हैं, डायमेंशन भी समाप्त है। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, मतलब डायमेंशन का हम यूज कैसे करते हैं, उसका हमारे डेली लाइफ में या डेली साइंटिफिक सिस्टम में क्या यूजेज है उसे समझते हैं। तो पहला है कि किसी भी फिजिकल फॉर्मूला को आप चेक कर सकते हैं कि वो फिजिकल फॉर्मूला कैसे आपको ये सही है या फिर गलत है डायमेंशन बेस। जैसे यानी टू चेक या करेक्ट टू चेक द फिजिकल फॉर्मूला। अब यहां देखिए, जैसे मान लीजिए कि फॉर्मूला दिया गया है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो फिजिकल फॉर्मूला है ये सही है या नहीं। हम डायमेंशन की सहायता से इसे चेक कर लेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखिए, ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ S डिस्टेंस है और डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो क्या है, L है। अब यहाँ U ये पता होना चाहिए कि U स्पीड है, पहले पढ़ा चुके हैं कि ये स्पीड का जो डायमेंशन है वो LT-1 है और यहाँ T है जो टाइम है और टाइम का डायमेंशन T ही होता है। हो गया, प्लस हाफ, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो बचा A एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का पहले बताया जा चुका है LT-2 और T टाइम है, टाइम लग जाएगा, 2 है तो 2 हो गया। यहां देखिए L, यहां आइए LT-1 इस पर +1 है तो मल्टीपल में है तो पावर ऐड हो गया। फिर LT-2 +2 मतलब L इज इक्वल टू ये LT पर पावर 0 प्लस LT पर पावर 0 यानी L इज इक्वल टू L प्लस L, L इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ 2 से कोई मतलब नहीं है, डायमेंशनल तौर पर ये दोनों तरफ LHS RHS क्या हो गया, इक्वल है। इसलिए हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला जो दिया गया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये है पहला। ऐसे इसके 4 एप्लीकेशन मुख्य रूप से हैं। आज हम आपको 2 एप्लीकेशन बता रहे हैं, जिसमें एक एप्लीकेशन यह है किसी भी फॉर्मूला को चेक कर लेना। अब दूसरा है टू एस्टैब्लिश द फॉर्मूला। मतलब अगर हम उसके बीच के रिलेशन को समझ सकते हैं तो उस रिलेशन से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई पेंडुलम पर हम कंसीडर कर रहे हैं, जो इसका मीन पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। जाहिर है कि ये जो लेंथ है ये हमारा कहलाता है L, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके बॉब के सेंटर तक का जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम कहलाता है, जिसको हम कहते हैं L। टाइम पीरियड समझ रहे हैं कि एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो है आपका T, और ग्रेविटी जो लगता है वो तो क्या है G। अब बॉडी का ये जो बॉब है उसका मास कितना हो जाएगा M। तो हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। तो टाइम पीरियड के लिए देख रहे हैं कि यहाँ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है टाइम के लिए, एक लेंथ है, एक मास है और एक ग्रेविटी है। अब हमको यही देखना है कि किस पर डिपेंड करेगा या किस पर डिपेंड नहीं करेगा, और डिपेंड करेगा तो किस रूप में करेगा। फिलहाल हमको बस इतना पता है कि हम L या M या G पर डिपेंड कर सकता है। तो यहां हम लिखेंगे कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली MLG। क्लियर है? अब हमको ये पता नहीं है किस पर डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड नहीं करेगा, बस हम इतना पर गेस कर रहे हैं कि डिपेंड कर सकता है। अब इसका अगर हम डायमेंशन दे देते हैं A, इसका B और इसका C। आप जानते हैं कि जो डायरेक्टली को जब आप इक्वल करेंगे तो कोई ना कोई आपको कांस्टेंट क्वांटिटी देना होगा। जैसे आप लिख सकते हैं
T इज इक्वल टू के M पर A, L पर B और G पर C। इक्वेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब किस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, इसके लिए हम डायमेंशन यूज करेंगे। अब डायमेंशन में आइए, ये T है तो जाहिर है कि इसका डायमेंशन T होगा, लेकिन सिस्टम में लिखने के लिए बताया गया था M0 L0 T। यहां आइए, K का कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब M का तो जाहिर है कि मास होगा और A है तो A होगा। अब L का भी जाहिर है लेंथ है ये, तो L होगा और B का B हो। लेकिन G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट मींस एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का होता है LT-2। इस पर पावर कितना रहेगा C। तो आप देख सकते हैं M पर पावर A हो गया, L पर पावर B, L पर पावर C, T पर पावर -2। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं M पर A, L पर B प्लस C और T पर पावर -2। अब यहां हम होमोजेंसिटी का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, होमोजेंसिटी का मतलब होगा कि हिंदी में समघातता कहते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि यहाँ M है वहां भी M है, यहाँ L है वहां भी L है, यहाँ T है वहां भी T है। जाहिर है कि इसके एक्सपोनेंट जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से देखिए M है तो A इज इक्वल टू 0। यहां से आइए B प्लस C इज इक्वल टू 0। समझिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड तो मान लिए तो सेकेंड थर्ड मानिए, और फिर -2C इज इक्वल टू 1। अब इससे आपको तीनों इक्वेशन से किसी भी दूसरा भी आप बनाएंगे, तो हम तो एग्जांपल समझा रहे हैं, तो किसी भी समय आपको ABC का वैल्यू निकालना है, किसी में किसी का वैल्यू रखकर। जैसे यहां तो हम देख रहे हैं कि A का वैल्यू हमारा निकल ही गया, यहां से हम C का वैल्यू निकाल सकते हैं -1/2। अब बचाइए तो C का वैल्यू इसमें अगर रख देते हैं, C का वैल्यू देखिए रख देंगे B प्लस C, तो प्लस C के जगह पर -1/2 इज इक्वल टू 0, यानी B इज इक्वल टू 1/2। यानी हमको A का भी वैल्यू मालूम हो गया, B का भी वैल्यू मालूम हो गया और C का भी वैल्यू मालूम। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे यह इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप देखिए, सबसे पहला वैल्यू पुट करने से पहले समझा दे कि इससे ये क्लियर हुआ, ये किसका था, M का था, कि जो टाइम पीरियड है किसी भी पेंडुलम का वो बब के मास पर डिपेंड नहीं करता है। इतना क्लियर हो गया। और L पर करेगा और G पर करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि A का मान 0 आ गया। इसका मतलब आप कहीं पेंडुलम रखेंगे, 5 kg का अगर बब लगाएंगे तो उतना ही टाइम पीरियड होगा, 50 kg का बब लगाएंगे तो उतना ही होगा। अब आइए वैल्यू रख दीजिए, T इज इक्वल टू, K तो एक कांस्टेंट है, M पर पावर A तो M पर पावर 0 और L पर पावर B यानी L पर पावर 1/2 और G पर पावर C यानी -1/2। या लिख सकते हैं T इज इक्वल टू K, ये तो 1 हो गया, 1/2 का मतलब रूट, और ये माइनस में है था, यानी ऐसे लिख दीजिए पहले L/G पर पावर 1/2, या लिख सकते हैं T K रूट अंडर L/G। T का ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब K का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू एज प्रैक्टिकली निकाला जाता है। अब K का वैल्यू अगर 2π है तो T इज इक्वल टू, अगर K का वैल्यू 2π है तो आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया K इज इक्वल टू 2π इंटू रूट अंडर L/G। क्लियर। तो ये एप्लीकेशन हुआ दो डायमेंशन के, मेनली दो ही यूजेज है, वैसे और है एक जो बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल दो है कि एक किसी फिजिकल फार्मूला को चेक कर लेना, और दूसरा कि केवल ये जान लेना कि वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसके डिपेंडेंट फैक्टर के द्वारा हम उसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, जो कि आपका इतना आ गया। थैंक यू।